Hello friends, I hope you will. My name is AKD and welcome in my channel. So let us start. हाँ तो दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का दूसरा लेक्चर। हाँ तो दोस्तों, जैसे मैं बता दूँ आपको कि मैंने अपने पिछले लेक्चर पे सेल थ्योरी, डिस्कवरी ऑफ सेल और ऐसे कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी में हेल्प की थी। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखी है, आप उसे ओपन करके देख सकते हैं। यदि मैं बात करूँ आज की वीडियो की, तो आज मैं सेल ओवरव्यू करने वाला हूँ। आप मुझे ये बताइए, आपने पुराने ज़माने में मतलब जब आप कक्षा 9 में थे या 10 में थे, एक एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा और वो एक्सपेरिमेंट है ओनियन पील पे सेल देखना। यदि मैं बात करूँ, दुनिया में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसने ओनियन पील पे सेल ना देखी हो। यदि मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैंने जो वीडियो के थंबनेल में पिक डाल के रखी है, उसमें मैं खुद माइक्रोस्कोप की हेल्प से ओनियन पील पे सेल देखता नजर आ रहा हूँ। ये बात तब की है जब मैं क्लास 9 में JMB वेस्ट सिक्किम में था। दो फेमस एग्जाम्पल की बात करूँ, पहला हो गया ओनियन पील एंड दूसरा हो गया ह्यूमन चीक सेल। यदि मैं इन पे ऑब्जर्वेशन लूँ तो मैं ये देखूँगा जो ओनियन सेल होती है वह एक प्लांट सेल है जिसमें हमें सेल वॉल देखने को मिलती है, और वहीं बात करूँ मैं ह्यूमन चीक सेल की तो वहाँ हमें सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पर जो आउटर कवरिंग होगी वो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मैं यदि आगे बात करूँ, आखिर वे कौन से स्ट्रक्चर होते हैं और कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। यदि मैं सबसे पहले बात करूं तो एक डेंस मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि क्रोमोजोम कंटेन करके रखता है, और क्रोमोजोम के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल पाया जाता है जिसको हम DNA बोलते हैं। यदि हम न्यूक्लियस की बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड हो सकता है और मेम्ब्रेन लेस भी हो सकता है। यदि मेम्ब्रेन बाउंड की बात करूं तो ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है, और वहीं मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस की बात करूं तो ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। आगे एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाई जाती है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो कि मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज होता है। यदि मैं बात करूं कि ये पाया कहाँ जाता है तो ये दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में पाया जाता है। आगे कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड भी होते हैं और मेम्ब्रेन लेस भी होते हैं। मैं मेम्ब्रेन बाउंड की बात करूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गई, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोबॉडीज हो गए और वैक्यूल्स हो गए। यदि मैं इन सभी की बात करूं तो ये सभी प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं और सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। आगे यदि मैं बात करूं तो कुछ मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। उनमें से पहला हो गया सेंट्रोसोम जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और यदि मैं दूसरे की बात करूं तो हो गया राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। यदि मैं बात करूं तो ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। और भी है राइबोसोम जो कि और भी कई स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल्स पे पाया जाता है, जैसे साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया आदि में ये पाया जाता है। तो हमने सेल के अंदर कितने भी स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल्स पढ़े। अब यदि मैं बात करूँ इनकी पॉपुलैरिटी के लिए तो इनका भी अलग अलग एक स्पेशल फंक्शन है। यदि मैं आपको बताऊं, हमारे APJ अब्दुल कलाम थे, उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक उसी तरह सेल के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनेल्स हों चाहे स्ट्रक्चर हैं, उनकी भी अपनी अलग अलग पहचान है। यदि मैं बात करूं सेल वॉल की तो इसको एक्सोस्केलेटन ऑफ सेल बोला जाता है। यदि मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो इसको इंडोस्केलेटन ऑफ सेल बोला जाता है। वहीं बात करूं न्यूक्लियस की तो इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है और मास्टर ऑफ द सेल बोला जाता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोला जाता है। वहीं मैं बात करूं वैक्यूल की तो इसको स्टोर हाउस ऑफ द सेल बोला। यदि मैं राइबोसोम की बात करूं तो इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोला जाता है। वहीं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसको किचन ऑफ द सेल बोला जाता है, और लाइसोसोम को एटॉमिक बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, रिसाइक्लिंग सेंटर ऑफ द सेल और स्कैवेंजर ऑफ द सेल बोला जाता है। क्रोमोजोम्स की बात करें तो इन्हें व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है, और वहीं साइटोप्लाज्म की बात करूं जो कि मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज होता है, और वहीं सेंट्रियोल की बात करूं तो उसे डिवीजन सेंटर ऑफ द सेल बोला जाता है। अब यदि मैं बात करूं तो
जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको मेम्ब्रेन के बेस पे डिवाइड किया जाता है। कौन से नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, कौन से सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गन होते हैं, कौन से डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन होते हैं। वहीं मैं यदि बात करूँ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन की तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया और क्लोरोप्लास्ट हो गया। यदि मैं मेम्ब्रेन लेस की बात करूँ तो राइबोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया और साइटोस्केलेटन हो गया। आगे यदि मैं बात करूँ तो सिंगल मेम्ब्रेनस, अब जितने भी बचते हैं सारे सिंगल मेम्ब्रेनस हो गए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइक्रोबॉडीज, थैलेकॉइड आदि। यदि अब मैं बात करूं तो हम यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ की बात करेंगे। यदि मैं यूकैरियोट्स में देखूं तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है, और यदि यहीं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसमें कॉम्प्लेक्स अपेंडेजेस पाए जाते हैं, फ्लैजिला हो गए, सिलिया हो गए, और वहीं यदि प्रोकैरियोट्स की बात करूँ तो इस पर सिंपल अपेंडेजेस पाए जाते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं वो बिगर होती हैं साइज में, और वहीं प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉलर होती हैं। जो डीएनए होता है वो हिस्टोन के साथ प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में, और वहीं बात करूँ प्रोकैरियोट्स में तो सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है विदाउट हिस्टोन। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। आगे यदि बात करूँ यूकैरियोट्स में तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, और वहीं बात करूँ प्रोकैरियोट्स में तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों एक साथ होता है, और प्रोकैरियोट्स में सिर्फ मियोसिस ही होता है। यदि हम बात करें सेल वॉल की तो यूकैरियोट्स में यदि सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो सिंपल होगी, और यदि प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट है तो कॉम्प्लेक्स होगी। यहाँ पर यदि बात करें तो साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, यदि प्रोकैरियोट्स में बात करें तो साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है। राइबोसोम की बात करें तो यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम पाया जाता है, और वहीं प्रोकैरियोट्स में बात करें तो 70S राइबोसोम पाया जाता है। अब यदि मैं बात करूँ इनकी सिमिलैरिटीज़ की तो इनकी सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स कैसे सिमिलर होते हैं। इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, दोनों में फ्लैजिला पाया जाता है, दोनों में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, दोनों में राइबोसोम पाया जाता है, और दोनों में डीएनए पाया जाता है, और दोनों में सेल डिवीजन होता है। आगे यदि मैं बात करूँ तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि सिर्फ याद करने वाले हैं। हम जानते हैं सेल्स जो होती हैं वो शेप और साइज में ग्रेटली डिफर करती हैं। यदि माइकोप्लाज्मा की बात करूँ जो कि स्मॉलेस्ट सेल है, उसके यदि लेंथ की बात करूँ तो 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है, और वहीं बैक्टीरिया को देखें तो 3 से 5 माइक्रोमीटर लेंथ होता है। यदि मैं लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल की बात करूँ तो एगाफास्ट्रिज जो होता है वो लार्जेस्ट सिंगल आइसोलेटेड सेल होता है। यदि मैं आरबीसी के डायमीटर की बात करूँ तो इसका डायमीटर होता है 7। लॉन्गेस्ट सेल की बात करूं तो नर्व सेल को लॉन्गेस्ट सेल बोलते हैं। ऐसा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो कि सेल वॉल के साथ पाया जाता है उसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया। एक यूनिसेलुलर प्लांट है जिसको हम बोलते हैं एस्टोबुलेरिया, और इस पर साइंटिस्ट हैमरलिंग ने वर्क किया था। आगे यदि मैं सेल्स की बात करूं तो ये शेप पर बहुत ज़्यादा डिफर करती हैं। ये पॉलीगोनल हो सकती हैं, डिस्क शेप की हो सकती हैं, कॉलमनर हो सकती हैं, क्यूबाइडल हो सकती हैं, थ्रेड लाइक हो सकती हैं, और इरेगुलर हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बातें हम करेंगे अगले लेक्चर पे। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।